ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं दिया, इसकी वजह से टैरिफ लगा दिया। सबको पता है यार। पहले समझ लें कि रुपया क्या होता है। अगर आप रुपया समझ जाएंगे तो टैरिफ भी समझ जाएंगे और 5 किलो फ्री वाला राशन भी समझ जाएंगे। तो अब 6 रुपया और 10 लोग, रुपया 6 है, टट्टी करने वाले 10 हैं। जब तक ये टट्टी करने वाले और रुपए का जो अंतर है ये कम नहीं होगा, रुपए की। भारत एक नायक और नायिका प्रधान देश है। इसी वजह से सदियों से गुलामी और टैरिफ के जूते पिछवाड़े पे पड़ते चले आए हैं और आज भी पड़ रहे हैं। आप आज भी गुलाम हैं। अभी मैं आपको 15 मिनट के बाद आपको गुलामी का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा हमेशा अंततः चीन को जाता है। 2 रफेल गिराए हैं चीन ने। हालांकि 25 मिलियन व्यू वाला एपिसोड हटा दिया गया है, लेकिन सच्चाई यही है। 2 रफेल चीन ने गिराए हैं पाकिस्तान के माध्यम से, सबको पता है, लेकिन चूं नहीं करेंगे। आपको हमेशा एक नायक की आवश्यकता रही है, चाहे वो महिला हो, लक्ष्मीबाई हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो अकबर हो, गांधी हो और अब मोदी जी हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सारा का सारा दोष अपने नायक पे मढ़ देते हैं। नुकसान ये होता है कि वो जो करता है उसका खामियाजा आप भुगत रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर खुद नायक बनने का बूता है ही नहीं। हर आदमी बन सकता है लेकिन बनना चाहता नहीं है। सरदार भगत सिंह, अपने लड़के को नहीं बनने दोगे, दूसरे के घर में बनना चाहिए। धन और धरती बट के रहेगा अपना अपना छोड़ के। टैरिफ पे जाने से पहले आप समझ लें कि गुलाम आप क्यों हैं। पहले भी थे और आज भी हैं। गुलामी की परिभाषा ये होती है कि आपसे आपकी मर्जी के बिना अगर कोई व्यक्ति कार्य करवा रहा है और उसका फ़ायदा उठा रहा है तो आप उस व्यक्ति की गुलामी कर रहे हैं। पूर्व में, भूतकाल में ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जाता था, उसका बड़ा फ़ायदा कोई और लेकर जाता था। आज के समय आप अपनी मर्जी से किसी और के लिए काम करते हैं। अपनी आंख बंद करिए और हाथ को ऐसे फैला के देख लीजिए। मैं एहतियात से कह रहा हूं, लेकिन 10 में से 6 से 7 सामान आपको चाइनीज़ मिल जाएगा। जिस टेलीफोन पे वीडियो देख रहे होंगे उसके भी सारे पार्ट चाइनीज़ मिल जाएंगे। मतलब कि आपकी मेहनत की कमाई का पैसा हमेशा अंततः चीन को जाता है। 2 रफेल गिराए हैं चीन ने। हालांकि 25 मिलियन व्यू वाला एपिसोड हटा दिया गया है, लेकिन सच्चाई यही है। 2 रफेल चीन ने गिराए हैं पाकिस्तान के माध्यम से, सबको पता है, लेकिन चूं नहीं करेंगे क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलना है। अब फिर दोस्ती होगी, उसके बाद फिर बैठ के चाय पियेंगे, उसके बाद में फिर उसी चीन के साथ में हाथ पैर मिलाएंगे और फिर उसी को गाली देंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। टैरिफ के साथ में खुशखबरी भी है और बैड खबरी भी है। खुशखबरी उनके लिए है जो फ्री का राशन ले रहे हैं, मतलब कि जिनको 5 किलो राशन से मतलब है। 80 करोड़ जनता जो है भारत की, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैरिफ वैरिफ क्या है, 5 किलो तो मिलना ही है। अगर 5 किलो नहीं देंगे तो सरकार को वोट ही नहीं देंगे। समस्या सिर्फ उनके लिए है जो ये 5 किलो राशन नहीं ले रहे हैं और उस 80 करोड़ में नहीं आते हैं। सिर्फ उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। और कृपया कभी भी सरकार के ऊपर टैरिफ या अर्थव्यवस्था पर आने वाले जोर का, दबाव का दोष मत डालिएगा, क्योंकि सरकार आपने अर्थव्यवस्था के लिए नहीं चुनी थी। सरकार आपने जिस चीज़ के लिए चुनी थी वो आपको मिल रहा है। राशन मिल रहा है, मंदिर मिल रहा है, कावड़ मिल रहा है, इन्हीं सब पे वोट दिया था आपने। प्लीज़ लिख के बताइए कितने लोगों ने इकोनॉमी और स्टडी के लिए वोट दिया था। अगर नहीं दिया था तो उसे आप एक्सपेक्ट मत करिए। मैं आपको यहाँ पे टैरिफ के बारे में बहुत मोटा मोटा समझा देता हूँ, जिससे कि आपको रुपया क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, रुपया मजबूत और कमज़ोर कैसे होता है, इसका एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बिल्कुल मैं बहुत मोटी भाषा में समझाऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, लेकिन मेरी किसी भी एक भी बात को मिस मत करिएगा, अदरवाइज़ पूरी कहानी का क्लू निकल जाएगा। ठीक है, पहले समझ लें कि रुपया क्या होता है। अगर आप रुपया समझ जाएंगे तो टैरिफ भी समझ जाएंगे और 5 किलो फ्री वाला राशन भी समझ जाएंगे। 1 रुपए का मतलब क्या होता है, मैं बहुत मोटी भाषा में समझा रहा हूँ कि 1 रुपए का मतलब क्या होता है और उसकी वैल्यू कम और ज़्यादा कैसे होती है। आप सुनते होंगे ना कि रुपया मजबूत हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया। क्या होता है, कोई कुश्ती उश्ती हो रही होती क्या? रुपए का मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा की गई एक व्यवस्था जिसके द्वारा उसकी जनता, उस देश की जनता आपस में कम्युनिकेशंस और व्यापार कर सके। 1 रुपए की वैल्यू
जो कि 2013 में बताई गई थी, उसके बाद से कोई आधिकारिक वैल्यू नहीं बताई गई है, इसलिए मैं 13 की ही उठा लेता हूँ। अगर किसी को पता हो तो बताइएगा प्लीज़। कि 1 रुपये का मतलब है कि 1 रुपया बैंक से निकलकर 11 हाथों में जाकर वापस बैंक में पहुँच जाता है, तो वो अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। 11 हाथों का मतलब ये है कि आपने कमाया, आपने नौकरी की, उसके बाद आप परचून की दुकान पे गए, वहाँ से आपने आटा ले लिया, तो दुकानदार के पास पैसा पहुँच गया। दुकानदार ने उसी चीज़ को अपने होलसेलर को दिया, तो होलसेलर के हाथ में रुपया पहुँच गया, उसने गेहूँ दे दिया। होलसेलर ने वही रुपया उठा के किसान को दिया और किसान ने अपना गेहूँ होलसेलर को दे दिया। किसान ने फिर उसका बीज खरीदा था, खाद खरीदी थी, तो दूसरे हाथों में गया। मतलब कि जब 11 हाथों में रुपया जाकर वापस बैंक पहुंचा तो उसने अपना एक चक्र पूरा कर लिया। इसको मैं आसान करने के लिए कह दूं, मान लीजिए 10 हैं कि 10 लोगों के हाथ में जब रुपया गया तो उसने अपना एक चक्र पूरा कर लिया। तो सही स्थिति ये होती है कि 10 लोगों के हाथ में एक 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 रुपया है और वो उनको दे रहे हैं, 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 और घूम के वापस बैंक के पास पहुंच रहा है। तब ये चक्र एक साधारण तरीके से पूरा हो रहा है। लेकिन उसमें 3-4 लोग खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना रुपया दबा लिया। तो मान लीजिए कि 3 लोगों ने अपना रुपया दबा लिया कि हम देंगे नहीं, छुपा लिया, सोना खरीद दिया, गहना खरीद दिया, और या फिर घूस में किसी को दे दिया कि तुम काम कर लो, हमें नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि बाजार से 3 रुपये बाहर हो गए, अब 7 रुपये पर 10 लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि रुपए का जो चक्र है वो थोड़ा सा धीमा हो गया। इसी तरीके से अगर किसी और ने पैसा निकाल लिया तो अब 6 रुपया और 10 लोग, रुपया 6 है, टट्टी करने वाले 10 हैं। जब तक ये टट्टी करने वाले और रुपए का जो अंतर है ये कम नहीं होगा, रुपए की कीमत घटती चली जाती है। तो ये एक चक्र की जो स्पीड होती है, इसको जब दूसरे देशों के चक्र की स्पीड से मिलाया जाता है तब रुपए की वैल्यू को निकाला जाता है। तो डॉलर का अगर इस समय समझ लें कि $1 बराबर 87.69, मान के चलिए कि 88 रुपया है। तो जब भारत के रुपए का एक चक्र पूरा होता है तो डॉलर के 88 चक्र पूरे हो जाते हैं। तो जब भी कोई आपसे मुकाबले की बात करे तो इस बात को समझिएगा कि जब हम एक चक्र लगाते हैं तो डॉलर 88 लगा लेता है उतना ही टाइम में। जब हम एक लगाते हैं तो यूके का पाउंड 100 के ऊपर लगा लेता है। तो जब हम एक लगाते हैं तो सऊदी अरब का जो भी रुपया है, मतलब कि जो भी एक्सचेंज रेट है, भारत के रुपए के मुकाबले उनका चक्र की स्पीड उतनी तेज़ है। जब हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाती है तो रुपया मजबूत हो जाता है, हमारी स्पीड जब थोड़ी सी कम हो जाती है तो रुपया और डाउन हो जाता है। तो इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि हमारे विश्व गुरु बनने वाली जो गाड़ी आउटर पर खड़ी हुई है पिछले 65-70 साल से, यही वजह है कि हमारा चक्र उनके चक्र के मुकाबले 80-85 गुना कम है। अब वो कम क्यों है भाई? जनता तो इतनी है, भाई हाथ ज़्यादा है, सिर ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है, तब भी इतना कम क्यों है? वजह यह है कि हाथ ज़्यादा है लेकिन पिछवाड़ा भी ज़्यादा है। कमाने वाला 1 है, टट्टी करने वाले 6 हैं। कमाने वाला 1 है, टट्टी करने वाले 8 हैं, तो 80 गुना पिछड़ तो हम वैसे भी जाएंगे। आज रक्षाबंधन है, अपनी बहनों को आप लोग गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में एक बात और कह दीजिएगा कि भैया मैं कोशिश करूंगा कि इस वर्ष के अंत से जो फ्री वाला अनाज है वो नहीं लूँगा। अगर आप फ्री वाला अनाज बंद कर दीजिए, टैरिफ का आधा नुकसान जो होना है वो बच जाएगा, क्योंकि ये लोग काम पे उतर जाएंगे और जैसे ये लोग काम पे उतरेंगे पैसे का चक्र बढ़ जाएगा। विदेशों में सुना होगा आपने कि वहाँ भी बेरोजगारी भत्ता इतना ज़्यादा होता है। कभी आप पूछेंगे तो बताऊंगा, वो बेरोजगारी भत्ता जब देते हैं तो उससे ज़्यादा काम करवा लेते हैं, वो फ्री में कभी नहीं देते हैं। जो भी यहाँ पे 1350 यूरो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, लेकिन उसके बदले वो काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं वो किसी और प्रोजेक्ट का मसला है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी कि रक्षाबंधन और टेरिस कनेक्शन ये है कि प्लीज़ अपने चक्र को आगे बढ़ाएं, और जब चक्र को आगे बढ़ाएंगे तभी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आपको किसी नेता को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, दोष सिर्फ और सिर्फ आप में है। आपके नेता जो हैं वो आपका प्रतिरूप है। हर चीज़ हमें पूर्वजों से मिलती है। हमारे यहाँ जो करप्शन है हमारे माता पिता ने हमको दिया है, हमने नहीं बनाया है, हम अपने बच्चों को देंगे। हमारे यहाँ जो काम ना करना, झूठ बोलना, जो हमने माता पिता से सीखा है, पापा कह रहे हैं कि बेटा कह दो कि पापा घर पे नहीं हैं, तो आपने अपने बच्चे को सिखा दिया कि छोटे मोटे झूठ जो है वो तो चलते हैं। अब वो आगे और आगे बढ़ेगा। आपके पिताजी कह रहे हैं मेरे जूते में इतनी ताकत है, आपके पिताजी ने उल्टी सीधी बातें की हैं,
बच्चा करेगा भाई, बैंक में जमा है, उसने सीखा है वही सब कुछ। तो टैरिफ का एक मोटा मोटा समझ लिया। टैरिफ का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है अमेरिका। उस शॉपिंग मॉल में चीन में अपनी दुकान खोली हुई है, भारत ने अपनी दुकान खोली हुई है, पाकिस्तान ने खोली हुई है, नेपाल ने, बांग्लादेश में खोली हुई है। बाहर गेट लगा हुआ है टोल टैक्स वाला। अमेरिका कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि अंदर आप तभी जाएंगे जब हमको ये टोल टैक्स देंगे। आप कह रहे हैं मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है भैया, हमको नहीं जाने दे रहा है। अमेरिका कह रहा है देखिए हम मेड इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दवाइयाँ हमारे यहाँ बने, हम नहीं चाहते हैं आपसे खरीदी जाएं क्योंकि आप सस्ती बना के दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप निर्भर बने, तो हम सस्ते में आपसे नहीं लेंगे, हम खुद बनाएंगे। ये बात ट्रंप जो हैं पिछले लगभग 4-5 महीने से कह रहे हैं कि दवाइयाँ जो फार्मास्यूटिकल है इसका कोई भी चीज़ अब वो नहीं चाहते हैं कि बाहर से आए। ट्रंप कह रहे हैं कि जितनी भी टेलीफोन की चिप हैं वो नहीं चाहता है कि चीन से आए। ट्रंप ये कह रहा है कि जितनी भी बैटरी का लिथियम है वो नहीं चाहता है कि वो चीन से आए। तो भैया चीन और भारत को रोकने के लिए टैरिफ तो लगाना ही पड़ेगा। उसके बदले तरह तरह की बातें कि वो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं दिया, इसकी वजह से टैरिफ लगा दिया। सबको पता है यार क्रेडिट की क्या बात है उसमें। सीधा सीधा मसला ये है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो प्रोडक्ट जो अमेरिका खुद बना सकता है बाहर से कहीं से आए, क्योंकि उनकी जनता धीरे धीरे जो है आराम तलब होती जा रही है आपकी तरह। जो नीति कभी भारत के पास 90 के आसपास थी कि भैया अगर अपना सामान बेचना है तो फैक्ट्री यहाँ लगाओ तब बिकने देंगे, इसी वजह से पुरानी कारें हुआ करती थी, नई नई नहीं आती थी, लेकिन नियम ये था कि फैक्ट्री आप यहाँ लगाइए तभी आप बेचेंगे। यही काम अमेरिका आज कर रहा है कि भैया दवा बेचनी है फैक्ट्री अमेरिका में लगाइए फिर बेचिए, फिर कोई टैरिफ नहीं है। जितने भी लोग अमेज़ॉन के पैकेजेस लिए हुए हैं 12 और 13 जो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, एक बात ये समझ लें आप सभी को टैरिफ के बारे में भी विशेष जानकारी दी जा रही है। जितने भी लोग हैं सभी की कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो यूके से है, एलटीडी है। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यूके और भारत के बीच में एक ट्रीटी है, उसमें टैरिफ 15% का ही है। इस समय अमेज़ॉन पर लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी यूके की कंपनी से इंडिया का सामान खरीदते हैं और यूके के कंपनी के द्वारा अमेरिका को भेजते हैं। दोनों में टोटल टैरिफ 30% के आसपास पड़ता है। 50 का जो है उससे फ़ायदा वहाँ से उठा रहे हैं, तो आप लोग भी वो कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ काम करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। अभी तक का रिकॉर्ड है जितने भी लोगों ने अमेज़ॉन पे अपने प्रोसेस स्टार्ट की है, हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू या खुद भी, कोई भी दुकानदार खाली नहीं बैठा है। जितनी महिलाएं घरों में फ्री बैठी हुई हैं, प्लीज़ उतरें, अपना सम्मान करें, अपने घर का सम्मान करें। एक कमाने वाला व्यक्ति एक्स्ट्रा पैदा करें, अपनी पैसिव इनकम को पैदा करें। पैसिव इनकम मतलब कि जो समय आपका बर्बाद जा रहा है टीवी नेटफ्लिक्स देखने में जा रहा है, उसकी जगह पे आप ट्रेड देखिए कि भैया कौन सा सामान बिक रहा है। चावल, अच्छा चावल तो यहाँ मिल रहा है 250 रुपया किलो और यूके में मिल रहा है 1500 रुपया किलो, ऐसी क्या बात है भैया। उनका पैसे का चक्र 90 गुना 100 गुना ज़्यादा है, इसकी वजह से ऐसा बिक रहा है। तो फ़ायदा उठाइए, वो उठा रहे हैं जो कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। और हाँ, बोइंग की तरफ से एक और रिपोर्ट आ गई है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो रिपोर्ट भारत की तरफ से आई है उसमें गैर जरूरी तरीके से पायलटों को दोष दिया गया है। उस रिपोर्ट का पूरा अध्ययन करने के बाद फिर आपको आने वाले 1 या 1.5 हफ्ते में उसको ठीक से पढ़ेंगे। उसमें बोइंग ने तरह तरह की चीज़ें बताई हैं कि इस चीज़ की बात तो की गई, रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। जैसे कि मेडे कॉल बताया गया लेकिन रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। रिपोर्ट का पूरा ट्रांसक्रिप्शन आ गया है कि किस समय क्या कैसे हुआ। उससे ये पता चलता है कि शायद पहले राइट इंजन फेल हुआ था और राइट इंजन को रीस्टार्ट करने के प्रोसेस में लेफ़्ट इंजन बंद हुआ था। तो इस चीज़ की डिटेलिंग जो है वो आपको अगले 1-1.5 हफ्ते में जरा मैं ठीक से पढ़ लूँ, कोई गलती ना हो, तब फिर मैं आपको बताऊँगा।